गुरुजी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार शालिनी जी। हमने ये जो सीरीज शुरू की है नक्षत्रों की, जी 3 हमें एपिसोड इस पे करना है। आज जी दूसरा है। मैं आपको बताऊं गुरुजी, जो हमने पहला एपिसोड किया जिसमें 9 नक्षत्रों के ऊपर चर्चा हुई, जी। लोगों ने बहुत पसंद किया। वाह। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट आपको मिले हैं। अरे वाह। लोगों ने अद्भुत आपके ज्ञान को बताया है और पूरी तरह सहमत अरे। लोग दिखाई दिए कि आप जिस नक्षत्र को लेके जो स्वभाव बता रहे हैं, जी। लोगों ने कमेंट्स करके बताया कि गुरुजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारा स्वभाव ऐसे ही है, हम जीवन का आनंद ऐसे ही ले रहे हैं वाह। और बिल्कुल आपकी बात सटीक है। तो सबसे पहले तो बहुत सारी आपको शुभकामनाएं मेरे व्यूवर्स की तरफ नहीं, से। मैं आपको एक बात कहूँ, ये शुभकामनाएं हमारे पराशर ऋषि को जाती है। ये हमारे जो ज्योतिष के अद्भुत, जिन्हें मैं हिमालय कहता हूँ, क्षितिज हैं ये, तो ये उन्हीं का ज्ञान है। हम तो संवाहक भी नहीं हैं, हम तो सच कहें तो प्रवाहक हैं। हम उस ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये सच है कि उस ज्ञान को पढ़ना चाहिए और अनुसंधान करके आगे बढ़ना चाहिए, और लोगों को अच्छा लगा ये तो और भी अच्छी बात है। तो आज तो हम कुछ और बातें करने वाले हैं अलग से। हाँ, तो 9 नक्षत्रों तक चर्चा हो गई थी। आज हम 18वें नक्षत्र तक चर्चा करने जा रहे हैं। ओके। 10 से 18वां नक्षत्र मतलब मघा से ज्येष्ठा की आज चर्चा होने जा रही है। बहुत अद्भुत। सबसे पहले मैं 10वें नक्षत्र पर आऊँ। ठीक है। उसके पहले मैं चाहती हूँ कि आप व्यूवर्स को ये समझाइए कि लोग राशियों की बात करते हैं, लोग लग्न की बात करते हैं, लोग ग्रहों की बात करते हैं, हम क्यों नक्षत्रों की बात कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, हम थोड़ा सा जो ज्योतिष को सीख रहे हैं उनके लिए तो ये महत्वपूर्ण होगा, और जो ज्योतिष को अच्छी तरह जानते हैं वो इसको समझते हैं, अच्छी तरह समझते हैं। जब हम लगन की बात करते हैं तो लगन का अर्थ ये है लगा हुआ। क्या लगा हुआ है कि जब आपका जन्म हुआ तो पूर्व दिशा की ओर उस वक़्त राइजिंग एसेंडेंट क्या है, उस वक़्त का 2 घंटे का लगभग अवधि होती है, कभी 5-10 मिनट कम या कभी ज़्यादा। तो चूँकि 24 घंटे होते हैं इसलिए 12 ही लगन बनते हैं और 12 ही हमारी राशियाँ हैं। तो हर 2 घंटे में पूर्व दिशा में उस वक़्त कौन सा एसेंडेंट यानी लगन है, तो लगन का प्रभाव हमारे शरीर पर होता है, फिज़िकल बॉडी को रिप्रेजेंट लगन करता है। अच्छा, फिर उसके अंदर राशियाँ भी होती हैं। राशियों में भी जब हम बात करते हैं 12 राशियों की, तो हम ये देखते हैं कि आपका लगन शरीर तो आ गया, मन कहाँ है? स्वाभाविक बात है। अक्सर हम कहते हैं नहीं मेरा मूड नहीं है भैया, मैंने कहा चाय पी लो, नहीं चाय नहीं कॉफ़ी पीऊँगा। तो ये जो सिलेक्टिव एटीट्यूड है वो किसका है? वो मन का है। तो उसको रिप्रेजेंट मून करता है, चंद्रमा करता है। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उससे आपका मूड और आपके मन का पता चलता है। इसलिए नक्षत्र इम्पोर्टेंट हो गया। नक्षत्र बता रहा है कि आपका जो जन्म है वो इस नक्षत्र में है। अच्छा, हर नक्षत्र का जो ड्यूरेशन है वो 13.20 डिग्री का है। कुल 27 नक्षत्र हैं, तो इनको आपस में अगर आप गुणा करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो एक राशि में 30 डिग्री होती है, और एक राशि के अंदर 9 ही नक्षत्र होते हैं। 9 हमारे डिवीज़न बनते हैं नक्षत्रों का। जैसे अश्वनी, भरणी, कृतिका, हमने पहले 9 नक्षत्रों की बात करी है। तो 3.20 डिग्री का एक ड्यूरेशन बनता है हमारे नक्षत्र का। उसमें 1320 के अंदर भी डिवीज़न अलग अलग हो जाते हैं। अब 1320 का एक नक्षत्र, 1320 का दूसरा नक्षत्र, तो ये हमारे 1320 जो हो गए तो ये हो गए 26-40। अब 3-20 हमें और बचा, तो 3-20 जो है वो अगले नक्षत्र का एक हिस्सा है। तो 2.25 नक्षत्र 30 डिग्री में हमारे बनते हैं। अब इसमें 9 नवांश आ जाते हैं। जब हम बात करते हैं कि एक राशि, तो उसमें 9 नवांश 320 डिग्री के होते हैं। तो इतना सूक्ष्म जब विवेचन होता है, जब हम कहते हैं कि आपका चंद्रमा मान लीजिए मेष राशि में है, तो मेष राशि में तो 30 डिग्री है, तो चंद्रमा क्या अश्विनी में है, भरणी में है कि कृतिका में है? और है तो चंद्रमा की डिग्री कितनी है? मान लीजिए आपका चंद्रमा 14 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये 3-20 का पहला नवांश निकल गया, दूसरा 3-20 का भी निकल गया, तीसरा 3-20 का भी निकल गया, 10 नवांश हो गए। अब 1320 के अंदर
आपके चौथे नवांश के अंदर ये चंद्रमा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अश्विनी नक्षत्र तो पूरा हो गया, भरणी नक्षत्र में भाई साहब का जन्म है। भरणी नक्षत्र से उसकी जो राशि बनेगी वो बनेगी शुक्र की राशि, वृषभ राशि। तो चंद्रमा वृषभ राशि के गुण गाएगा, है यूं मेष राशि। तो इस प्रकार से हम चंद्रमा जिस नक्षत्र में है तो वो आपकी राशि कहलाती है। राशि से आपके स्वभाव का, क्योंकि मन का पता चल रहा है, तो ये बड़ा बारीक कैलकुलेशन है। और नक्षत्र इसलिए क्योंकि नक्षत्रों से तय होगी आपकी दशा क्या है। जन्मकालीन दशा लगन से नहीं, आपके नक्षत्र से आती है। तो कितने नक्षत्र गुजर गए हैं और कितनी उसकी डिग्री बाकी हैं, दशा अंतरदशा नक्षत्रों से देखी जाती है। अब कोई पूछता आपकी आयु कितनी है, तो हम नक्षत्र देखेंगे कि आप बताइए आपका कौन से नक्षत्र में जन्म है। अब अगर किसी का अश्विनी नक्षत्र में जन्म है तो उसके 7 साल की कुल ड्यूरेशन है। केतु उसका स्वामी है और केतु की दशा पराशर जी ने 7 साल बताई है। अब अगर भरणी नक्षत्र में जन्म है तो इस भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं और इनकी जो आयु पूरी डिग्री देखी गई है कि शुक्राचार्य की कितनी तो 20 साल शुक्र की दशाएं हैं। विषुवोत्तरी दशा में शुक्र 20 साल के हैं, सूर्य के 6 साल हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कितने वर्ष आपके बीत गए, कितने वर्ष आपके बाकी हैं। जब आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, आप मुझसे पूछेंगे कि गुरुजी बताइए मेरा अच्छा समय कब आएगा, मेरा बुरा कब आएगा, क्या आप पत्री देख के बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं ना। हम देखेंगे आपके लग्न में 30 डिग्री है और 9 नवांश है। 30 डिग्री है और 9 नवांश है। एक नवांश आप 1 साल का मान लीजिए, तो एक लगन में हमें 9 साल तो आपके पता चल गए। अब अगर मान लीजिए वहाँ पर आपका कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा हुआ है 5 डिग्री का, तो हमें पता है 30 डिग्री तक तो ये टोटल ड्यूरेशन है और 5 डिग्री में चंद्रमा है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि चंद्रमा कौन से नवांश में है। अगर चंद्रमा पहले नवांश में 320 डिग्री के अंदर अगर चंद्रमा है तो 1 साल, अगर 640 में है तो 2 साल चंद्रमा के। इस तरह हम बता देंगे कि आपके तीसरे साल में आपके घर में शुभ घटना घटेगी, क्योंकि शुभ प्लैनेट शुभ नवांश में बैठा हुआ है। अगर मान लीजिए छठे घर में राहु या केतु बैठा हुआ है, अब मुझे पता चल गया 9 साल एक राशि से एक भाव में हमने 9 साल ले लिए, छठे में जाते 6 निम 54 साल हो चुके हैं। 54 साल में यहाँ शनि बैठा है, तो मैं कहूँगा कि 54 साल के बाद शनि कौन से डिग्री में है उससे मैं उसका नवांश पकड़ लूँगा और मैं बताऊँगा भाई 56 साल में आप पे कष्ट आएगा। यू कैन कैलकुलेट इट। अच्छा कब होगा और बुरा कब होगा सिर्फ जन्मपत्री देख के आप बता सकते हैं। शानदार। तो हम क्यों चर्चा कर रहे हैं नक्षत्रों के ऊपर, मुझे लगता है बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा मेरे व्यूवर्स के लिए भी। और इसीलिए अब आगे जिन नक्षत्रों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, अगर आपका जन्म, आपके बच्चे का या परिवार के किसी भी सदस्य का जन्म उन नक्षत्र में है तो अगले जो कुछ मिनट रहने वाले हैं वो बहुत अहम है आपके लिए। इसमें कोई शक नहीं है। अब जैसे आज का मघा नक्षत्र है, हाँ। तो केतु क्या कहता है, इसमें शास्त्र ने कहा है कि केतु कॉर्नर है। केतु क्या है? कोना। जिसके लगन में केतु होगा उसके मकान जो होगा अपनी सोसाइटी में कोने का ही होगा। लीजिए। अच्छा, ये इससे बड़ा क्या फलित होगा। केतु या तो 3rd फ्लोर होगा या कोना होगा, या तो किसी आपका बिल्डिंग जो मकान शुरू हो रहा है या तो पहला ही होगा, वो भी कोना हो गया, हाँ। या अंतिम होगा, या और अगर हाई राइज है तो 3rd फ्लोर होगा। तो 3rd फ्लोर होगा। अब जिसके लगन में केतु है वो सब देख लें और आपको लिख के भेजें, वो बताएंगे कि भैया कीजिए। हाँ। और अगर चौथे घर में है तो उसकी मम्मी पापा का मकान कोने का है, चौथा भाव मम्मी का है। अच्छा, हाँ। तो हर भाव का जिसका कारकत्व है, तो केतु, अब 9 ग्रह तो बहुत कुछ बताएंगे, अभी तो मैंने एक केतु का बोला आपको। तो मात्र देखकर ही आप एक झटके में बोलो कोने वाले मकान में रहते हो, वो क्या कहा, हाँ वो ऐसे ही लेगा। और फिर केतु में एक और बात है, केतु को पराशर ऋषि, अगस्त ऋषि, भृगु जी कुछ और भी कह रहे हैं। केतु इस फ्लैग, झंडा। तो जिसका कोने का मकान है उसके बराबर में एक शिवालय भी है और वहाँ झंडा लगा हुआ है। आप कमेंट करके पूछिए।
बताइए, अगर ऐसा वाकई है, हम चर्चा कर रहे हैं मघा नक्षत्र की और आपका जन्म अगर मघा में है तो हाई राइज सोसाइटी में 3rd फ्लोर या कोने का मकान, या आपने कहा कि केतु अगर चतुर्थ घर में है। केतु आपकी कुंडली में किस घर में है? लगन में है तो आप हैं। ओके, अगर हमारा घर कोने का होगा। अगर गुरु के साथ है तो भी आप हैं। गुरु भी आप हैं, क्योंकि गुरु को जीव कहा गया है। गुरु इज जीव, जीव यानी आप, जीवात्मा। हाँ। इफ केतु गुरु के साथ हो या आगे हो या पीछे हो, आपका मकान कोने का है, या आपकी बिल्डिंग जहां ऑफिस में आप काम करते हैं कोने की है। क्या बात कोने है। ने आना ही आना है, ये पहचान है आपकी पत्री, सही है कि नहीं? अब मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का कि आप मुझे बताएं कि गुरुजी बिल्कुल ठीक कहा है आपने, कोने का मकान हमारा है। जी आपके 95% रिजल्ट यही आने वाले हैं। ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा। हाँ जी। मेरे सेकंड हाउस में केतु है, हाँ। और मेरी जो बिल्डिंग है भविष्य कथन, वो कॉर्नर की है, 4 मंजिल है, तो वो कॉर्नर का है। और मेरे लेफ्ट साइड में एक मंदिर है, और मेरे पीछे एक गुरुद्वारा है, सब पे झंडे लगे हुए हैं। शानदार। है ना? हाँ। इत्तेफाक से केतु से हम बात कर रहे हैं ना, हाँ। तो ये चीज़ आ गई। चलिए अब शुरू करें, ये तो हमने शुरुआत कर ही दी है। जी जी। तो मघा नक्षत्र जो है, इसमें क्या होते हैं कि 3 नक्षत्र, इसे नवतारा ज्योतिष कहते हैं। अब मघा, मूल और अश्वनी, ये तीनों नक्षत्र केतु के हैं। तो जब हम ये बात करते हैं कि अगर किसी का जन्म मघा में हुआ तो ये गंडमूल का भी नक्षत्र है, और जो सिंह राशि है तो उसका ये गंडमूल का भी नक्षत्र है। इसका अर्थ ये भी है कि हमें गंडमूल की पूजा भी करानी चाहिए। और गंडमूल के लिए मैंने पहले भी काफ़ी बोला हुआ है। ये ऐसा ही समझें जैसे ये हमारे पास एक रेलगाड़ी का 1 डिब्बा, 2 डिब्बा और 3 डिब्बे हैं। तो हर रेलगाड़ी के अंदर 9 नक्षत्र हैं। तो 9 दूनी 18 और 27 नक्षत्र हो गए। तो पहला और अंतिम जो है ये गंडमूल होता है। अब अगर ये अश्वनी नक्षत्र है, जैसे हमने आपको बताया, पहला नक्षत्र हमने अश्वनी बोला था, तो इस नक्षत्र में आखिरी नक्षत्र जो होगा वो आश्लेषा का होगा। तो पहला केतु का और दूसरा आश्लेषा, वो बुध का होता है। पहला और आखिर हमेशा केतु और बुध के पास आएगा, और ये दोनों गंडमूल के नक्षत्र होते हैं। अब मघा शुरू हो रहा है तो पहला है, तो ये भी गंडमूल के हो गए भाई साहब। तो अब आप देखिएगा इसके अंदर क्या क्या, और इनका जो आखिर का होगा 18वां, वो ज्येष्ठा होगा, तो वो भी गंडमूल का है, उसका स्वामी बुध होगा। केतु बुध, केतु बुध, केतु से शुरू बुध में खत्म, फिर केतु से शुरू बुध में खत्म, फिर केतु से शुरू और बुध में खत्म, आखिरी रेवती मिलेगा 27वां नक्षत्र। अब जब हम मघा नक्षत्र की बात कर रहे हैं तो इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि इनके नक्षत्र से जो तीसरा नक्षत्र होगा, जो तीसरा नक्षत्र होगा उसको हम बोलते हैं विपत्ति देने वाला होता है। आप ज्योतिष की जन्मपत्री में दशाएं, अंतरदशाएं निकाल लीजिए, और अगर आपको ये देखना हो मेरी कौन सी दशा अच्छी जाएगी, कौन सी बुरी जाएगी, तो पहले आपको नवतारा सीखना होगा। नवतारा में अगर आपका केतु के नक्षत्र में जन्म मघा में है, तो मघा से जो तीसरा नक्षत्र होगा, पूरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी आएगा। हाँ। इसका स्वामी सूर्य हो गया। तो मघा नक्षत्र वालों के लिए सूर्य की दशा प्रत्यरी, शत्रु जैसी जाएगी। ये पिता से ना लड़ें, ये अपने बॉस से ना लड़ें, ये अपने उच्च अधिकारियों से पंगा ना लें, इनकम टैक्स टाइम पर भर दें, और व्यर्थ किसी से गुंडागर्दी ना करें, कोर्ट कचहरी में जजेस के सामने बदतमीजी ना करें, क्योंकि जो उच्च अधिकारी है, सूर्य जैसा प्रखर है, वो तुम्हें शत्रु की तरह ट्रीट करेगा अगर तुमने नियमों का उल्लंघन किया। तो विशेष रूप से मघा नक्षत्र वालों के लिए सूर्य चैलेंज देंगे। सूर्य कहेंगे देखो मैं शक्ति हूँ, तेज हूँ, ईमानदार हूँ, झूठ मुझे पसंद नहीं है, और तुमने इनके आगे झूठ बोल दिया तो तुम्हें एक कठोर प्रतिद्वंदी से सामना करना पड़ेगा, और उसमें तुम पराजित होगे, क्योंकि सूर्य पराजित नहीं होने वाले। ये खास बात। अच्छा, एक 5वां नक्षत्र, उसका स्वामी चित्रा बनता है। चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा, ये तीनों नक्षत्रों का स्वामी मंगल है। तो ये जो मघा नक्षत्र है ये विपत है। विपत यानी विपत्ति।
तो हमें क्या करना है, सूर्य के जितने भी हमारे बॉस हैं, हमारे पिता हैं, और हमारे ऑफिस में काम करने वाले उच्च अधिकारी हैं, सेल टैक्स का मामला है, इनकम टैक्स की बात है, आपने हाउस टैक्स टाइम से नहीं भरा, या घर में पुलिस आ गई, या जजेस के सामने आपने झूठ बोल दिया, तो याद रखिए विपत्ति आएगी आपके ऊपर। आपके ऑफिस में किसी का सूर्य का नक्षत्र, आपका तो मघा है, आपने जॉब पे रख लिया जिसका नक्षत्र का स्वामी जो है सूर्य का बनता है, यानी उत्तर फाल्गुनी, उत्तराखाड़ा और कृतिका, तो वहां से विपत्ति आएगी आपको। Oh God. अब आपके ऊपर अगर सूर्य की दशा आ गई है तो ये विपत है, विपत्ति देगी, आपको सावधानी बरतनी होगी। इससे आप कहते हो ना, पता नहीं जब से तुझे रखा है एक से एक संकट आ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए विपत वाला नक्षत्र तीसरा होता है। और एक पांचवा नक्षत्र है, उसे कहते हैं प्रत्यरी, शत्रु, वो तो आपका दुश्मन है। तो जो मंगल के नक्षत्र हैं, चित्रा, धनिष्ठा और वृक्षरा, ये मंगल योद्धा है, दबंग है। अब भैया इससे पंगे मत लेना, ये आपसे फिजिकल भी, तर्कयुक्त भाषा में भी, और जितने डिबेट करने वाले हैं, अगर माघा नक्षत्र का कोई बैठा है और सामने उसके जो डिबेटर दूसरा बैठा हुआ है, उसका चित्रा, धनिष्ठा या मृगशिरा नक्षत्र है, वो आपको पराजित करेगा, दुश्मन की तरह आएगा आपके सामने, आपकी हर बात को काटेगा। अब मंगल घर में भाइयों से नहीं लड़ना, जिनका भी नक्षत्र मघा है उन्हें अपने भाइयों से नहीं लड़ना। अब मंगल और भी बहुत है, स्त्रियों का पति भी है। देखिए, स्त्रियों के पति के रूप में हम एक तो गुरु को देखते हैं, मंगल को भी देखिए, दक्षिण भारत में मंगल को भी लिया है। अब मंगल भी, और खास करके अगर आपका नक्षत्र अधिपति केतु से संबंधित है, तो मंगल के जो नक्षत्र वाले हैं ये प्रत्यरी, शत्रुता वाले। ये जो अब हो रहा है ना, अटैचियों में पैक हो रहे हैं लोग, वो जो ऊपर जाके धक्का दिया जा रहा है, ये वही देख लीजिएगा, ये पांचवा नक्षत्र मिलेगा उनका, यही मिलेगा, रिसर्च करिए। ये शत्रु के जैसे, ये आपके मित्र हैं ही नहीं। मतलब कोई भी नक्षत्र वाला हो, वो उसका पांचवा जो नक्षत्र है वो प्रत्यरी है, और तीसरा जो नक्षत्र है वो संकट वाला है, वो विपत है, विपत्ति आएगी, किसी भी वजह से आए, गलती आपकी हो या उसकी हो, पर विपत्ति आपको झेलनी पड़ेगी। तो उससे दूर रहना है। और पांचवें नक्षत्र वाले से तो रहना ही रहना, नहीं, पांचवें वाले को तो ये मान के चलना है ना, वो अर्जुन है और मैं कर्ण हूं, वो दुर्योधन है तो मैं अर्जुन हूं। हाँ। उसको तो आपने ये लेके चलना है, तो आपको अपनी चालें बड़ी सुरक्षित रखनी पड़ेंगी, वो शत्रु जैसा है। और जो सातवां वो वध करेगा आपका। अब सातवां जो है वो विशाखा है, मघा का जो सातवां है वो विशाखा है। अब विशाखा, पूर्व भाद्रपद और पुनर्वसु ये वध करेंगे। अब वध का मतलब, पुराने जमाने में तो ये गर्दन काट दी, हाँ। मार दिया, चाकू डाल दिया, इसका ये भी मतलब है अपमान करना, 100 लोगों में आपकी बेइज्जती करना। अब वो जो बच्चे माँ बाप की बेइज्जती कर रहे हैं, वो जो धक्के दे के निकाल रहे हैं, बॉस ने 10 आदमियों के सामने इंसल्ट कर, ये भी वध है। विद्वान का जो वध होता है वो ये है, उसका अपमान कर दिया जाए। जब पांडवों के सामने ये समस्या आई तो नियम भंग हो गया, तो उस नियम भंग का जो रिजल्ट था वो ये था, अब द्रौपदी के पास हर वर्ष एक पांडव जाएगा, अगर दूसरा पांडव उसमें कमरे में चला जाएगा तो उसको इस कष्ट से गुजरना होगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम ऐसा करो, इसकी शिखा काट दो। विद्वान की शिखा काट दी जाए तो ये उसका वध है, उसका अपमान, यानी उसका अपमान कर दो, तू तड़ाक से बोल दो, बेइज्जती कर दो। तो सातवां नक्षत्र कष्ट देता है। अब आपको एक बात समझ में आ गई, आपके जन्म नक्षत्र से तीसरा विपत, पांचवा प्रत्यरी शत्रु, और जो सातवां है वध, वो आपकी इंसल्ट करेगा। वो तो आसीन का सांप है, वो तो मौका ढूंढेगा। और ध्यान रखें, ये परिवार में आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं, तो इनको हैंडल विद केयर। अब अपने परिवार में तो हम दूर तो जा नहीं सकते, रिस्पेक्ट करें, सुन लें भाई, बड़े भैया चलो कोई बात नहीं, नहीं तो ये बड़े संकट आएंगे। अब जैसे सिंह लगन जिनका होगा, मघा नक्षत्र वहाँ बहुत, क्योंकि ये सिंह लगन के अंदर ही मघा नक्षत्र आएगा,
पूर्व फाल्गुनी आएगा और उत्तर फाल्गुनी आएगा। मघा नक्षत्र के 4 चरण हैं, तो 13.20 डिग्री है इसके पास। इसके बाद शुक्र आएगा, शुक्र के पास भी 13.20 डिग्री है, और उत्तर फाल्गुनी सूर्य का एक ही चरण आएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है। मघा नक्षत्र का आपको पता चल गया आज। अब हम इसमें ये भी तो सवाल उठेगा, फिर हमारे मित्र कौन से हैं? हाँ। ये एक सवाल। तो जो चौथा नक्षत्र है वो बड़ा कीमती है, उसे कहते हैं क्षेम। वो आपकी सुरक्षा करता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना, योग क्षेम वाहम में हम। योग जो नहीं मिला उसे देना, और जो दिया उसकी रक्षा भी करना। ये नहीं कोई चोर उठा के ले गया, कोई चुरा के ले गया, ऐसा नहीं, दिया और उसकी रक्षा भी करे। तो चौथा नक्षत्र जो है, अब जिनका मघा नक्षत्र होगा, चंद्रमा वाले नक्षत्र वाले लोग उसके मित्र होंगे, उसकी रक्षा करेंगे। जिनका भी केतु के नक्षत्र, जैसे मैंने बताया आपको कि मघा नक्षत्र के जो विशेष आते हैं, मघा, मूल और अश्विनी के, उनका जो क्षेम नक्षत्र है, हस्त, श्रवण और रोहिणी, ये इनकी रक्षा करेंगे। अच्छा, एक और है, छठा नक्षत्र साधक है। उनको साधा जा सकता है, वो दुश्मन भी हो तो उसे अच्छा ज्ञान देके अपना मित्र किया जा सकता है। वो राहु के नक्षत्र हैं। जैसे स्वाति, शतभिषा और आद्रा, ये विपरीत भी होंगे तो साधा जा सकता है, धन देके, इनको अपनी तरफ करके ये आपके मित्र बन सकते हैं। और परम अच्छे तो होते हैं 8वें और 9वें। 8वां नक्षत्र अनुराधा, ये मैत्री आपके मित्र हैं, ये आपको दगा नहीं देंगे। अनुराधा, उत्तर भाद्रपद और पुष्य। और परम मित्र जो हैं वो बुध के हैं, ज्येष्ठा, रेवती और आश्लेषा, ये आपके परम मित्र। आप झूठ भी बोल रहे हैं तो आपका साथ देंगे। कर्ण, उसे पता है ये दुर्योधन गलत कर रहा है, पर साथ तेरा ही दूंगा। तो मेरा तो सजेशन यही है कि अगली बार से अगर किसी को हायर करना हो तो उसका जब आप बायोडेटा मंगवाइए, रिज्यूम मंगवाइए, नक्षत्र देखिए और देखिए, मेंशन करने बोल दीजिए। 3, 5, 7 नहीं चाहिए। हाँ। 8वां 9वां हो तो फौरन लीजिए, उसके 10 अपराध भी क्षमा कर दीजिए, क्योंकि वो आपका मित्र, कल्याण मित्र है। वो आपको साथ नहीं छोड़ेगा। कृष्ण कल्याण मित्र हैं अर्जुन के। अर्जुन के बाण अपनी छाती पे ले रहे हैं। हनुमान जी कल्याण मित्र हैं राम जी के, अपने ऊपर संकट ले रहे हैं। और देखिए आप, उन्होंने तो पैर जमा दिया था वहां पे कि मेरा पैर कोई उठा देगा, राम जी हार जाएंगे। बाली के पुत्र अंगद ने कमाल किया, कितना बड़ा कल्याण मित्र रहा होगा। ये 8वें 9वें नंबर के हैं। तो ज्योतिष में इन सूत्रों को हम समझेंगे। अब मघा नक्षत्र के बाद हम 11वें नक्षत्र की ओर बढ़ रहे हैं। उसका नाम, नक्षत्र का नाम है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। अब ये पूर्व फाल्गुनी, केतु के बाद इसका स्वामी जो बनेगा शुक्र बनेगा। अब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर कौन कौन से 3 नक्षत्र आएंगे? यानी जो शुक्र के नक्षत्र हैं, जिनका भी जन्म शुक्र के नक्षत्र में हुआ है, चाहे पूर्व फाल्गुनी हो, चाहे पूर्व खाड़ा हो, चाहे भरणी हो, इन तीनों का स्वामी शुक्राचार्य है। तो ये जो शुक्र हैं, इनका जो तीसरा नक्षत्र बनेगा वो बनेगा विपत नक्षत्र, हस्त। चंद्रमा के नक्षत्र वाले इनके शत्रु बनेंगे। क्या समझ में आया? शुक्र चंद्र इकट्ठे हैं तो शत्रु हैं। लाइए ज्योतिष सिखा दें आपको। विपत है ना, तो शुक्र के साथ अगर चंद्रमा के नक्षत्र के स्वामी हो, अब चंद्रमा हस्त, श्रवण और रोहिणी है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र चंद्र इकट्ठा है तो मुसीबत है, क्योंकि बोथ आर नॉट फ्रेंड्स। वो विपत है, विपत्ति लाएगा। क्या विपत्ति ऐसी स्थिति में आएगी? क्योंकि बहुत से लोग होंगे जिनकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा होगा साथ तो में। चलो, शुक्र पत्नी और चंद्रमा माता जी, तो सास और बहू। अब सास को चाहिए बहू का अपमान ना करे, और बहू को चाहिए सास कुछ कह दे तो सह ले, उसे अपनी मां के समान समझे। देखिए, ज्योतिष के सूत्र पत्री में अप्लाई करिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो यदि आपका पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है तो आपके 3 नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाखाड़ा और भरणी, इन तीनों के स्वामी शुक्र हैं। इसका जो तीसरा नक्षत्र है उसका स्वामी चंद्रमा है, हस्त, श्रवण और रोहिणी। ये विपत लाएंगे, विपत्ति आएगी और नहीं हो कुछ होगा। और जो 5वां है वो है प्रेतरी, शत्रु। अब वो है राहु। स्वाति, शतभिषा और आद्रा, नौकर भूल के ना रख लें राहु वाला।
ये दुश्मनी निकालेगा। और अगर इनके घर में बेटा इस नक्षत्र का पैदा हो गया तो इस माँ को समझ लेना चाहिए पूर्व जन्मों का शत्रु आया है, मेरे से हिसाब चुकाएगा, प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगा, आखिर में धक्के देके मुझे भेजेगा अनाथालय। लीजिए, ज्योतिष के सीक्रेट में यूं ही दिए देता हूं। ऑफिस के अंदर रखते, और बॉस अगर ये हो गया, प्रणाम उन्हें कहिए, वो कहते हैं ना दूसरी ढूंढ लीजिए, नहीं तो भैया वो तो शत्रु है, वो तो मौका ढूंढता ही चल गया। अक्सर जब बॉस बदलते हैं तो नीचे वालों की छुट्टी हो जाती है। हाँ। क्योंकि ट्यूनिंग नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही ट्यूनिंग। और जो 7वां है नक्षत्र, वध जो करेगा, जो अपमान करेगा। अब देखिए, इधर नरेंद्र भाई मोदी हैं और उधर विपक्ष के अंदर क्या क्या कह रहे हैं उसे, तू नीच है, तू ये है, ये वध कर रहे हैं। तो ये 7वें नक्षत्र के लोग हैं, जाइए ढूंढ लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। अब जिसका भी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र होगा, शुक्र होगा, उसका 3रा नक्षत्र विपत लाएगा, उसका स्वामी चंद्रमा होगा। 5वां नक्षत्र राहु होगा, स्वाति, ये राहु उसका दुश्मन होगा। और वध कौन करेगा? शनि के वाले। अनुराधा, उत्तर भाद्रपद और पुष्य, ये वध और अपमान करेंगे। इन 3 से ही बचना है। अगर मेरे इस ज्योतिष के कार्यक्रम में किसी ने ये सूत्र पकड़ लिया, 3रे, 5वें, 7वें से नहीं उलझना, और 8वें, 9वें को तो छोड़ना नहीं। और भैया, लव मैरिज करते वक्त भी देख लो, कहीं 7वां ही नक्षत्र की तो नहीं है, यही धक्का तो नहीं दे देंगी देवी, या ये नीले ड्रम में तो नहीं आएंगे। 3, 5, 7 से बचना है। पुरुषों या स्त्री, हाँ। स्त्री के लिए भी एप्लीकेबल है। हाँ। इनके मित्र कौन है? ज्येष्ठा और केतु, परम मित्र। अब जिनका भी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र है, देखिए मित्र कौन बना? ज्येष्ठा बुध बना, और बुध और शुक्र मित्र है। ज्योतिष में भी बुध और शुक्र मित्र है। शत्रु कौन बना? राहु। शुक्र के साथ ये राहु, ये खतरनाक है। चंद्रमा, ये मित्र नहीं है। शनि, ये नक्षत्र वाले लोग इनके लिए कष्टप्रद साबित होंगे। अब इसमें हमें, अच्छा अगर आप पूछे गुरुजी और जन्म नक्षत्र का ही मिल जाए तो, जो मेरा नक्षत्र वही उसका नक्षत्र, हाँ। बुरा नहीं है पर बहुत अच्छा भी नहीं है। क्यों? बिल्कुल एक जैसी। मैंने कहा हाँ ये तो ठीक है। अब आपको इतना ही मिल रहा है, प्रोग्रेसिव नहीं हो रही एक दूसरे के साथ। अब जो दूसरा नक्षत्र है वो संपत्त है। हर नक्षत्र का दूसरा नक्षत्र संपत्ति बढ़ाने वाला है। अब जैसे शुक्र का है तो दूसरा नक्षत्र सूर्य का आएगा, वो संपत्ति को बढ़ाएगा, संपत्ति है। और 8वां और 9वां नक्षत्र बुध का और केतु का है, ये इनके परम मित्र होंगे और ये इनकी विपत्ति में साथ देंगे। और खासकर मुझे लगता है पार्टनरशिप में तो ये चीजें जरूर ही ध्यान रखनी चाहिए। ड्राइवर रख रहे हैं अपनी गाड़ी का, पता चला भाई साहब ने, अभी मेरे एक स्टूडेंट है, वो वास्तु के लिए कहीं गए थे और ये घटना है बरेली की। तो आप हैरान होंगे, बड़ा ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ। जो पीछे 2 बैठे थे उनको तो बहुत चोटें आई, रॉड भी पड़ी, हाथ पैर भी टूटे, और ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ। गाड़ी का सत्यानाश हो गया, ड्राइवर को खुरस तक नहीं आई। एयरबैग सिर्फ ड्राइवर वाली सीट पे था, ऐसा तो नहीं है? अब कुछ भी कह लीजिए, वो सेफ रहा। तो कभी कभी ये चीज़ें हमारे बड़ी काम की होती हैं। चलिए अब अगला नक्षत्र लेते हैं, उत्तर फाल्गुनी, जिसका जो स्वामित्व जाता है सूर्य को जाता है। अब इसके जो नक्षत्र बनते हैं उत्तर फाल्गुनी के, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराखाड़ा और कृतिका, तो ये 3 नक्षत्र वाले जो इनका स्वामी सूर्य है। अब इनका शत्रु कौन बनेगा? तीसरा नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, मंगल। ये जो मार्स आएगा, मंगल आएगा, चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा, इनके साथ युद्ध होगा। ये क्या करेंगे? विपत्ति लाएंगे। अब कईयों का ड्राइवर दबंग है, मेरे तो बॉस हैं, वो तो संभाल ही लेंगे, कहीं भी बदतमीजी से बोल दिया, कहीं भी हाथ छोड़ दिया, अब वो बेचारे छुड़ा रहे हैं। अब वो, मैं देख चुकी हूँ ऐसे ड्राइवर को। हाँ, अब ऐसे लोगों को बचा रहे हैं क्योंकि ये तो हाथ छोड़ देंगे। तुझे पता है? हाँ, किसकी गाड़ी चलाता हूँ मैं? हाँ, तू जानता नहीं मेरे को, मैं कौन हूँ? हाँ। पता चला वो अपने बॉस के ऊपर कूद रहे हैं। तो ये उनके लिए विपत्ति कारक हो जाते हैं। तो उत्तर फाल्गुनी के लिए चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा विपत्ति देते हैं। और शत्रुता कौन निभाता है?
पांचवा नक्षत्र वो है विशाखा, पूर्व भाद्रपद और पुनर्वसु, जो गुरु के नक्षत्र वाले हैं। ये इनको प्रेत्यरी चैलेंज कर देते हैं। अब ये गुरु, ये समझ लीजिए जजेस हो गए। अब राजा ने, किसी मंत्री ने कुछ बात कर दी, कोर्ट में पहुंचे, जज ने झाड़ दिया, नहीं ये गलत है। तो ये अगर उनमें कमी होगी तो ये फौरन छोड़ेंगे नहीं उसे। तो जो ज्ञान है वो ऊंचा है। जब ज्ञानी का किसी से युद्ध होगा, वो ज्ञान में पराजित करेगा उसे, वो कहेगा साक्षराव। तो ये जो है नक्षत्र प्रेतरी, ये तुम्हारे शत्रुता की तरह सामने आएगा, तर्क करेगा, तुम्हें प्रूव करना होगा तुम ठीक हो तो बचोगे, नहीं तो ये दुश्मनी में कमी नहीं रखेंगे, ये आपको झाड़ेंगे। और जिनसे आपका अपमान होगा वो बुध के नक्षत्र होंगे, वो ज्येष्ठा, रेवती और आश्लेषा होंगे। अब जो बुध होंगे स्वभावता ये इतने ज्यादा बोलने वाले होंगे, बुध के पास काम ही बोलने का है। तो ज्येष्ठा, रेवती और आश्लेषा से इनका अपयश होता है, अपमान होता है, इनको इस बात का ध्यान रखना है। अक्सर मंत्री सत्यानाश मार देते हैं और मंत्री बचा भी लेते हैं। अब अकबर के पास बीरबल जैसा मंत्री हो तो वो उसकी गलत चीज को भी सही करेगा, है ना। और कहीं उल्टा पड़ गया और षटकार मिल गया उसको। चाणक्य ने जिस वंश का सत्यानाश किया, उनका जो मंत्री था वो षटकार था। यद्यपि वो उनका बड़ा रक्षक था, लेकिन उनकी गलत बातों को सामने नहीं रखता था। अब चाणक्य ने इसी का फायदा लिया। तो जो आपका मंत्री हो, अब शकुनी ने सत्यानाश कर दिया, अगर वो विपरीत हो गया तो पूरा का पूरा कौरव कुल डूब गया, 100 के 100। और इधर हालांकि ऐसा नहीं, उनके पास ज्ञानी भी थे, विदुर जी भी थे, उनको निकाल दिया उन्होंने, जो सही उन्हें ज्ञान दे रहा था। तो वध होता है ज्येष्ठा, रेवती और आश्लेषा से, जिनका सूर्य का नक्षत्र होता है। अब इनके जो नक्षत्र जिनसे इनको फायदा होता है, संपत्ति होती है, वो चंद्रमा से मिलती है। तो जितने सूर्य के नक्षत्र वाले हैं उनके लिए खास बात यह है, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराखाड़ा और कृतिका के लिए हस्त, श्रवण और रोहिणी संपत्ति बढ़ा देंगे, प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, ये अच्छी राय देंगे इनको। और मैत्री किससे होगी? जो केतु के नक्षत्र हैं, मूल, अश्वनी और मघा। और परम फायदा किससे होगा? शुक्र से। अब जो शुक्र है वो पूर्वाखाड़ा, भरणी और पूर्व फाल्गुनी, ये इनके परम मित्र होंगे, ये इनकी हर स्थिति में इनका ध्यान रखेंगे।